हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है सरल फार्मा ट्यूटोरियल में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बी फॉर्म फर्स्ट सेमेस्टर जो है उसका आज एक टॉपिक क्लियर करने जा रही हूँ, जो कि है क्या, होम्योस्टेसिस, जो कि यूनिट फर्स्ट का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं होम्योस्टेसिस होता क्या है। देखो, उसके पहले मैं एक चीज़ बताती हूँ। क्या होता है, एक हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट होता है और क्या होता है, एक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है। अभी जो इंटरनल इन्वायरमेंट होता है, इसमें क्या होता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है, मतलब यानी बॉडी के अंदर का जो इन्वायरमेंट है वो क्या है, इंटरनल इन्वायरमेंट है। और जो क्या है हमारे बॉडी के आउटसाइड इन्वायरमेंट है वो क्या है हमारा, इसको इंटरनल लिख देती हूँ। ये क्या हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट होता है। और जो एक्सटर्नल, ये जो बाहर होता है वो क्या होता है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है। ठीक है, अब इंटरनल इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है। अब जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है उसमें क्या क्या होते हैं हमारे, जैसे न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं, कुछ ऑक्सीजन आ जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है। तो ये सब हमारे क्या है, एक्सटर्नल होते हैं। इंटरनल में हमारे इंटरस्टिशियल फ्लूइड होते हैं, ब्लड होते हैं, प्रोटोप्लाज्म होता है जो कि लिक्विड होता है। तो जो हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है ये क्या है, मोस्टली ड्राई होते हैं। और जो इंटरनल इन्वायरमेंट होते हैं क्या है, मोस्टली हमारे लिक्विड होते हैं। ठीक है, तो ये दो चीज़ होती हैं। अब देखो, होम्योस्टेसिस में होता क्या और पढ़ना क्या है। अब हमारी बॉडी है तो उसे क्या है, हमेशा मेंटेन रहना है। मतलब ये नहीं कि कभी भी कोई चीज़ ज़्यादा हो गया, बहुत कम, अगर कुछ भी ज़्यादा हो गया तो हमें डिजीज़ हो जाती है, कुछ भी कम हो जाता है तो डिजीज़ हो जाती है। तो इसका इक्विलिब्रियम हमेशा मेंटेन रहना चाहिए। ठीक है, ना कुछ ज़्यादा हो ना कम, हमेशा क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो उसके लिए क्या है, हमें मतलब कभी कुछ चीज़ें कम करनी होती हैं, कभी कुछ चीज़ें ज़्यादा करनी होती हैं। वो मतलब तो वो फीडबैक पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो होम्योस्टेसिस मेंटेन करने के लिए क्या होता है, दो चीज़ें मेनली इन्वॉल्व होती हैं। तो दो चीज़ों में क्या आ जाती है हमारी, सबसे पहले क्या होता है हमारा, एक फीडबैक सिस्टम होता है। तो एक नेगेटिव फीडबैक सिस्टम होता है, एक पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम होता है। लेकिन इन तीनों चीज़ों को भी कौन कंट्रोल करता है, तीन कंपोनेंट होते हैं। एक क्या होता है हमारा, सेंसर होता है पहला। दूसरा हमारा क्या होता है, कंट्रोलर होता है, कंट्रोल सिस्टम होता है। ठीक है, और एक थर्ड हमारा कौन सा होता है, इफेक्टर होता है। यानी सेंसर, यानी जो सेंस करेगा कि क्या कम हो गया है या कुछ ज़्यादा हो गया, तो उसको सेंस कौन करेगा, सेंसर करेगा। हमारा कंट्रोलर सिस्टम क्या है, उसको कंट्रोल करेगा। और फिर क्या करेगा, इफेक्टर जो होगा वो उसको, कंट्रोलर सिस्टम जो भी मैसेज देगा वो इफेक्टर क्या करेगा, उस पर इफेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं किसके लिए, होम्योस्टेसिस के लिए। नेक्स्ट बताती हूँ क्या होता है, एक नेगेटिव फीडबैक सिस्टम होता है और एक क्या होता है हमारा, पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम होता है। अब नेगेटिव और पॉजिटिव का मतलब क्या है, ये इंपॉर्टेंट है जाना। देखो, होम्योस्टेसिस जो है, अगर क्या है, डिक्रीज हो रहा है क्या चीज़, इफेक्ट ऑफ ओरिजिनल स्टिमुलस, यानी कोई स्टिमुलस है जो कि हमारा ओरिजिनल है, ठीक है, जो कि बॉडी का ही है, अगर वो चीज़ क्या, मतलब हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। ठीक है, जो ओरिजिनल स्टिमुलस है उसको हम लोग कम कर रहे हैं, तो वो क्या है, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम है। और अगर वही ओरिजिनल जो स्टिमुलस है, अगर उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, बढ़ा दे रहे हैं, तो वो क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी थोड़ी थोड़ी। बाकी मैं अभी और अच्छे से बताती हूँ, हो जाएगा। तो चलो हम नोट्स से देखते हैं, अभी बहुत आराम से हो जाएगा। देखो, अब क्या होता है, होम्योस्टेसिस होती क्या है। होम्योस्टेसिस में बता दी क्या होता है, द कंपोजिशन ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट इज टाइटली कंट्रोल्ड एंड दिस फेयरली कांस्टेंट स्टेट इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस। ठीक है, तो द कंपोजिशन ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट इज टाइटली कंट्रोल एंड दिस फेयरली कांस्टेंट इज कॉल्ड द होम्योस्टेसिस। अब होम्योस्टेसिस मीन क्या होता है, अनचेंजिंग बट प्रैक्टिकली इज डायनेमिक। क्या बोलते हैं, होम्योस्टेसिस जो होता है वो नॉर्मली क्या होता है हमारा, अनचेंजिंग होता है, यानी उसे चेंज नहीं करना होता है, लेकिन वो क्या होता है, घटता रहता है, बढ़ता रहता है, दैट इज़ वाई इट इज़ डायनेमिक। और एवर चेंजिंग सिचुएशन केप्ट विद इन नैरो लिमिट, यानी जो एवर चेंजिंग सिचुएशन है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, नैरो लिमिट में होनी चाहिए। यानी जो भी उसके वेरिएबल्स हैं वो हमेशा नैरो लिमिट में होना चाहिए। तो अब बात करती हूँ, कुछ वेरिएबल्स हैं जिनका नैरो लिमिट में होना बहुत ज़रूरी है। क्या क्या है उसमें, पहला हमारा कोर टेम्परेचर है, नेक्स्ट हमारा वाटर इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन है, नेक्स्ट पीएच ऑफ बॉडी फ्लूइड, ब्लड ग्लूकोज लेवल, बॉडी एंड टिश्यू एंड कार्बन डाइऑक्साइड और ब्लड प्रेशर। देखो, अब कंपोनेंट की जो मैं बात की थी, अच्छा, ब्लड प्रेशर जो है वो हमारा कंट्रोल होना चाहिए, ज़्यादा हो गया तो प्रॉब्लम, कम हो गया तो प्रॉब्लम। टिश्यू ऑक्सीजन लेवल, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल हमेशा नॉर्मल होना चाहिए, लिमिट में होना चाहिए। ब्लड ग्लूकोज लेवल, नहीं तो हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया। पीएच हमेशा नॉर्मल होना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा, एसिडिटी बढ़ जाएगी, नहीं तो एल्कनिटी हो जाएगी। तो अब कंपोनेंट में मैंने बताया था ना, तीन होते हैं, सेंसर, कंट्रोलर और इफेक्टर। सेंस करेगा, कंट्रोल करेगा और फिर जो इन्फॉर्मेशन देगा उसके अकॉर्डिंग इफेक्ट होगा। अब सेंसर क्या होता है, विच डिटेक्ट द स्ट्रेस। अब कोई स्ट्रेस हुआ है, स्ट्रेस का मीन्स ये नहीं कि स्ट्रेस वाला स्ट्रेस, यहाँ पे स्ट्रेस का मतलब है कि कोई भी प्रॉब्लम हुई अगर है तो वो हमारा स्ट्रेस है। ठीक है, तो होगा कंट्रोल सेंसर। नेक्स्ट हमारा क्या है, कंट्रोलर। कंट्रोल सेंटर क्या होता है, अब तो कंट्रोल सेंटर विच रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंसर एंड सेंड टू मैसेज
टू इफेक्टर। अब वो क्या करेगा, इफेक्टर को मैसेज सेंड करेगा, तो वो हो गया हमारा क्या, कंट्रोल सिस्टम। नेक्स्ट हमारा है इफेक्टर, विच रिसीव मैसेज फ्रॉम कंट्रोल सिस्टम एंड प्रोड्यूस रिस्पॉन्स टू होम्योस्टेसिस, फॉर होम्योस्टेसिस। ठीक है, तो ये कुछ 3 कंपोनेंट हो गए, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बताती हूँ। इन शॉर्ट देखो, अब शॉर्ट में अगर लिखना है तो हमारी क्या होती है, दिस इज अ डायनेमिक प्रोसेस दैट अलाउ रीड एडजस्टमेंट ऑफ मेनी फिजियोलॉजिकल वेरिएबल। यानी क्या करता है, मतलब ये जो डायनेमिक प्रोसेस होती है जो कि अलाउ करता है रीएडजस्टमेंट को ऑफ मेनी फिजियोलॉजिकल वेरिएबल। तो होम्योस्टेसिस जो होता है वो 2 टाइप के होते हैं, नेगेटिव होता है और एक क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब नेगेटिव और पॉजिटिव क्या होता है, देखो अब नेगेटिव फीडबैक सिस्टम जो होता है इसमें क्या है, जो होम्योस्टेसिस है वो क्या होती है, मेंटेन होती है बाय डिक्रीज एंड रेगुलेट द इफेक्ट ऑफ ओरिजिनल स्टिमुलस। यानी यार पता, तो अब ये जो 3 चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, तो हमें क्या करना है, इसको ये जो ओरिजिनल स्टिमुलस है इसको क्या कर देना है, कम कर देना है। तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारा बीपी कम हो जाएगा, स्पाज्म हट जाएगा, यानी कोई भी ऐसा कोगुलेशन जो है वो हट जाएगा। हमारा जो सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो रहा है अगर वो कम हो जाए तो ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो बीपी कम हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, इसे नेगेटिव फीडबैक सिस्टम कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने यही चीज़ बताई। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल में इसके क्या है कि देखो, अगर बॉडी टेम्परेचर जैसे कि है, तो बॉडी टेम्परेचर इज अ फिजियोलॉजिकल वेरिएबल कंट्रोल बाय द नेगेटिव, फिजियोलॉजिकल वेरिएबल है जिसको कंट्रोल करते हैं बाय द नेगेटिव फीडबैक से। कैसे, विच प्रिवेंट द प्रॉब्लम ड्यू टू बिकमिंग टू हाई और लो। जैसे अगर बहुत ज़्यादा हो जाए या बहुत कम हो जाए तो दोनों ही प्रॉब्लम करता है। तो हम लोग देखो दोनों चीज़ देखते हैं। अब क्या होता है, देखो मैंने इसको ऐसे करा है कि व्हेन बॉडी टेम्परेचर फॉल फ्रॉम द प्रेजेंट लेवल, अगर हमारा बॉडी टेम्परेचर क्या है, कम हो जा रहा है, तो इसको डिटेक्ट करेंगे किसको, टेम्परेचर को, सेंसिटिव नर्व इंडिंग इन हाइपोथैलेमस ऑफ ब्रेन। हमारी जो हाइपोथैलेमस होती है उसमें कहते हैं जो सेंसिटिव नर्व इंडिंग होती है वहाँ से हम लोग क्या करते हैं, उसको डिटेक्ट करते हैं, विच फॉर्म कंट्रोल सेंटर। फिर वो क्या करेगा, कंट्रोल सेंटर फॉर्म करता है एंड इट एक्टिवेट द मैकेनिज्म दैट रेज और राइज ब्लड टेम्परेचर। वो क्या करेगा, फिर बॉडी टेम्परेचर जो है उसको बढ़ा देगा। इट इज़ कॉल्ड द इफेक्टर। ठीक है, अब ये तो हो गया किसका, यानी बॉडी अगर हमारा फॉल है तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा हाइपोथैलेमस होता है वहाँ तक मैसेज जाएगा। वो मैसेज कौन लेके जाएगा, सेंसिटिव नर्व जो है वहाँ पे लेके जाएंगी मैसेज कि हमारा वहाँ पे जो फॉल हो गया है। तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा, कंट्रोल सेंटर होता है, तो वो क्या करेगा, इंक्रीज़ कर देगा टेम्परेचर को। तो वो क्या है, फिर वो क्या करेगा, इफेक्ट देगा बॉडी को। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है यहाँ पे कि व्हेन बॉडी टेम्परेचर हाई फ्रॉम प्री सेट लेवल, यानी जो पहले का लेवल है अगर उससे बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा हो जा रहा है तो बॉडी टेम्परेचर क्या है, कम करना पड़ेगा। तो अब क्या है, फिर से वही जो सेंसिटिव नर्व एंडिंग है हाइपोथैलेमस में, वो मैसेज लेके जाएंगी कि हमारा बॉडी टेम्परेचर क्या है, बहुत ज़्यादा है, अब उसे कम करना है। तो वहाँ से क्या होगा, कोई भी सिग्नल या स्टिमुलेशन नहीं होगा, यानी जो हाइपोथैलेमस इंक्रीज़ कर रहा था हीट को वो क्या कर देगा, कम कर देगा, जिसकी वजह से हमारा डिक्रीज हो जाएगा बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ आ रहा होगा। देखो अब यहाँ पे मैंने इसको फ्लो चार्ट पे बता दिया, आप लोग को लिखना है ऐसे ये सब चीज़ें। देखो डिटेक्टर होता है जो कि हमारा टेम्परेचर नर्व एंडिंग है, वो हमारा डिटेक्टर है, ये डिटेक्ट कर रहा है कि हमारा बॉडी टेम्परेचर कम है या ज़्यादा है। वो क्या करेगा, मैसेज देगा कंट्रोल सेंटर को जो कि हाइपोथैलेमस है ब्रेन का। तो वहाँ की सेल जो होंगी वो लेंगी। अब अगर ज़्यादा है या कम है, तो अगर कम होगा तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा, टेम्परेचर बढ़ाएगा तो इफेक्टर सेल को। और अगर ज़्यादा होगा तो देखो अभी क्या है, कम है, तो मान लो अगर हमारा टेम्परेचर क्या है, कम है, तो अब क्या हो रहा है, वो बॉडी टेम्परेचर बढ़ाना है। तो कैसे बढ़ाएगा, पहला होगा स्केलेटन मसल्स को मतलब स्टिचिंग करेगा, तो शिवरिंग होगी, पसीना आएगा, बहुत ज़्यादा ऐसे कांपेगी, वाइब्रेशन होगा, तो उससे हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा। फर्स्ट हमारा क्या हो गया, फॉल है अभी क्योंकि, तो बढ़ाना है। बॉडी वेसल्स इन मतलब स्किन, जो हमारे ब्लड वेसल्स होता है तो वो क्या है, नैरो हो जाएंगी, तो वार्म ब्लड कैप्ट इन बॉडी। तो अगर वो पतली हो जाएंगी तो बहुत सारे ब्लड जो है हमारे बॉडी में क्या हो जाएंगे, साइड साइड में इकट्ठे होने लगेंगे। देखो अगर हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं अगर वो ऐसे पतली हो जाएंगी तो क्या होंगे, हमारे जो बहुत सारे यहाँ पे ऐसे हीट्स हो जाएंगे, प्रेजेंट हो जाएंगे, क्योंकि वो ब्लड जो है वो वेसल्स वहाँ पे क्या हो गई है, बहुत ही नैरो हो गई, सक्रिय हो गई है। तो जो हमारा वार्म ब्लड है वो कैप्ट इन बॉडी, कैप्ट रहेगा बॉडी में, तो हमारा नॉर्मली इंक्रीज़ करेगा बॉडी टेम्परेचर। नेक्स्ट हमारा बिहेवियर चेंज, यानी मान लो टेम्परेचर बहुत कम हो गया है तो हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारे कपड़े पहनेंगे कि जैसे स्वेटर पहनेंगे, बहुत जैकेट्स पहनेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, बिहेवियर चेंज, यानी पुटिंग ऑन मोर क्लोथ। तो इससे क्या होगा, अब इंक्रीज़ हो जाएगा बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया तो अब ऐसा नहीं है कि हमेशा इंक्रीज़ ही रहेगा, हमारी बॉडी जो होती है वो कुछ लॉस भी करती होती है ना, मतलब हीट का, तो वो लॉस करेगी और फिर हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा बॉडी टेम्परेचर। तो अब देखो अगर बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज़ हो गया तो स्टिमुलस फिर से जाएगा और फिर से क्या करेगा, इसको देगा मैसेज कि क्या करो भाई, इसको देगा मैसेज, फिर इसको देगा हाइपोथैलेमस, फिर से इंक्रीज़ करेगा। और अगर हमारा क्या है, अगर बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़ बहुत ज़्यादा हो गया है, बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, तो वो क्या करेगा, फॉल करेगा, यानी जो भी डिटेक्टर है वो डिटेक्ट करेगा कि मैसेज की नहीं, बहुत बहुत कम हो गया बॉडी टेम्परेचर, सॉरी बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो अब हमें हाइपोथैलेमस से मैसेज नहीं लेकर के जाना है, उसको नहीं सेंड करना है, तो टेम्परेचर क्या रहेगा, कम रहेगा। ठीक है, तो
अब इसमें आगे बात कर लेते हैं पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम की। तो पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम जो होता है इसमें क्या है, देखो ये भी बहुत इजी है। पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम में वहाँ पे हम लोग क्या करें, ओरिजिनल स्टिमुलस जो है उसको कम कर रहे थे, अब यहाँ पे हम लोग ओरिजिनल स्टिमुलस जो है उसको क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। तो इफेक्ट ऑफ ओरिजिनल स्टिमुलस विल इंक्रीज। तो इज अ पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। इसमें एग्जाम्पल में क्या है, तो ब्लड क्लॉटिंग आता है और दूसरा हमारा यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन आता है, ठीक है, ड्यूरिंग लेबर के टाइम जो होता है यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, जो कि बहुत ज़रूरी होता है फॉर बेबी बॉर्न, ठीक है, तो बेबी बर्थ के लिए तो वो होता है। यहाँ पे देखो क्या होता है, स्टिमुलस क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेरस वॉल ड्यूरिंग लेबर और स्ट्रेचिंग ऑफ सर्विस, यानी जो हमारी सर्विस होती है वो क्या होती है, स्ट्रेच होती है, और कॉन्ट्रैक्शन होता है किसी चीज़ का, यूटेरस वॉल का। तो अगर जैसे थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन होता है तो जो हमारे डिटेक्टर या रिसेप्टर होते हैं वो क्या करते हैं, स्ट्रेच सेंसिटिव नर्व सेल, वहाँ पे क्या होती है, जो स्ट्रेच सेंसिटिव नर्व सेल होती है वो उसको डिटेक्ट करती हैं कि कॉन्ट्रैक्शन चाहिए। तो जो इफेक्टर होता है वो करता है यूटेराइन मसल कॉन्ट्रैक्ट मोर, तो जो यूटेराइन मसल्स होती है वो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होने लगती है और स्ट्रेचिंग जो होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। अब जब स्ट्रेचिंग इंक्रीज़ होती है तो जो हमारा, हमें पता है कि ऑक्सीटोसिन जो होता है वो क्या होता है, हमारा यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन जो होता है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है। तो जो हमारा इंक्रीज द स्ट्रेचिंग ऑफ द सर्विस कॉज द रिलीज ऑफ मोर ऑक्सीटोसिन, और जितना ज़्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा उतना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा, जो कि हमारा क्या होता है, स्टिमुलस होता है। फिर क्या होगा, वो इंक्रीज़ कर देगा किसको, स्ट्रेचिंग ऑफ सर्विस को, ठीक है। तो ये हो गया यूट्रस वाले का एग्जाम्पल। नेक्स्ट हमारा एक फीडबैक ऑफ कोगुलेशन भी है। तो कोगुलेशन में क्या होता है, देखो हमारी जैसे कि ही कोई भी ब्लड इन्वेस्ट, मतलब जो मान लो ब्लड वेसल्स है, अगर वो क्या होती है, टूटती है, ठीक है, तो वो क्या करती है, ब्लीडिंग कॉज करती है। मान लो कोई भी ब्लड वेसल्स अगर ब्रेक होती है तो ब्लीडिंग कॉज करेंगी। अब डैमेज सेल रिलीज केमिकल, अब जो डैमेज सेल होते हैं वो बहुत सारे केमिकल रिलीज़ करते हैं, तो फिर क्लॉटिंग बिगन, फिर क्या हो जाएगी, क्लॉटिंग हो जाएगी। तो क्लॉटिंग कैसे होती है, जैसे प्रोथ्रोम्बिन हो गया, फिर प्रोथ्रोम्बिन से फिब्रिन हो गया, था ना, ऐसे बनते बनते जाते हैं। तो थ्रोम्बिन से प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन से फिब्रिन, फिर फिब्रिन से ऐसे बनते हैं। तो ये क्लॉटिंग बिगन हो गई, तो यहाँ से क्लॉटिंग का फॉर्मेशन हो जाता है। फिर हमारे क्या होता है, एडिशनल केमिकल रिलीज, फिर कुछ एडिशनल केमिकल जो होते हैं वो रिलीज होते हैं। तो फिर कहता है क्लॉटिंग एसिलेट होती है। देखो ये क्या है, हमारा पॉजिटिव फीडबैक लूप होता है। ये करता है क्लॉटिंग एसिलेट करता है। फिर जब ये क्लॉटिंग एसिलेट हो जाती है तो उस पर फिर क्या होता है, ये ब्लड क्लॉट प्लग ब्रेक इन द वेसल वॉल एंड ब्लीडिंग स्टॉप। फिर जो ब्लड क्लॉट प्लग होता है वो क्या होता है, ब्रेक हो जाता है इन वेसल वॉल में, फिर यानी हमें मतलब जो भी जो क्लॉट प्लग होता है वो क्या हो जाता है, वेसल वॉल जो होती है वहाँ पे जाके चले जाता है और ब्लीडिंग जो होती है वो स्टॉप हो जाती है। यानी हमारा कोगुलेशन में इस तरह से क्या होता है, लास्ट में हमें, क्योंकि ब्लीडिंग तो नहीं चाहिए ना, तो मान लो कोई इंजरी हुई है तो हमें ब्लीडिंग कम से कम चाहिए, यानी कोगुलेशन अगर नहीं होगा तो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होगी तो इससे ब्लड लॉस हो जाएगा। तो उसको कम करने के लिए हमें पॉजिटिव फीडबैक जो होता है, यानी स्टिमुलस जो है ओरिजिनल, उसको हमको बढ़ाना पड़ता है कि हमारी क्लॉटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा हो। लेकिन वहीं अगर अपोजिट देखा जाए तो सर्जरी वगैरह के टाइम पे क्या होता है, हमें क्लॉटिंग नहीं चाहिए होती, वहाँ पे हमें ब्लीडिंग करवानी होती है, वहाँ पे ब्लीडिंग हो, सही है। अगर किसी कोई टिश्यू इंजरी वगैरह करवा रहे हैं या फिर कोई ऑपरेशन करे तो वहाँ पे ब्लीडिंग, तो इसका अपोजिट होता है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये समझ आ रहा होगा सब। तो ये हो गया मूवमेंट ऑफ जॉइंट था। अच्छा, ये हो गया होम्योस्टेसिस हो गया। बाकी अगर इसका PDF वगैरह चाहिए होगा तो बताइएगा, मैं अपलोड कर दूँगी। सो आई होप आप लोग को सब सही लग रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा। तो प्लीज़ होम्योस्टेसिस जरूर पढ़ के जाएगा, पेपर में श्योर आता है। बाकी टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।